हेलो स्टूडेंट्स, आज आज का हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम। गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैस जो है वो द्रव में कैसे किस प्रकार विलीन होता है और यह दाब पे कैसे डिपेंड करता है, ये हमारा टॉपिक है। तो ये जो हमारा गैस है, ये जो हमारा गैस है, इसको समझ लो ये कोई लड़का है, ठीक। और तुम्हारे क्या ठंडी के दिन चल रहे हैं, ये तुम्हारा पानी है। अब ये जो है बहुत मतलब नहाने से बहुत डरता है, पानी में नहीं जा रहा है। पानी में मिलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो तुम, ठीक। अब नहीं नहाना इसको, जबरदस्ती एकदम नहीं नहाना, खुद से नहीं नहाएगा। अब जब खुद से नहीं नहाएगा तो तुम क्या करोगे, इसको पुश करोगे, जा जा नहा, ठीक। उसके बाद तुम क्या करोगे, इसको प्रेशर दिया, जा जा तुझको नहाना है। फिर ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिए, ढकेल दिए, जा जा नहा। तो ये क्या हुआ, गैस जल में तुम्हारा विलय हो गया। ऐसे तुमने क्या किया, गैस द्रव था तुम्हारा। अब ये गैस था, जब तक इस पे कम प्रेशर था, ये कम अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाना है। अब तुम मान ही रहे हो, जा तू अंदर मिल जा, ठीक। तो क्या कर रहे हो तुम, प्रेशर को तुमने बढ़ा दिया, ले प्रेशर बढ़ गया, ले। अब इसको तुमने W1 + W2 वेट प्रेशर बढ़ा दिया। W1 और W2 वेट, इस पे सिर्फ एक ही W1 वेट रखे थे, लेकिन अब इसको और मिलाना, ले दबा दिया और अंदर चला गया। अब गैसों की, तो तुम्हारा हेनरी का नियम क्या था कि गैसों की द्रव में जो विलेयता है, गैसों की द्रव में विलेयता है, वह विलयन की सतह पर यहाँ पे जो दाब लग रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो गैसों की जो द्रव में विलेयता को अगर हम उसके मोल अंश से डिनोट करें विलेयता, तो तुम्हारा जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, जो तुम्हारा प्रेशर होगा, दाब होगा, वो मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा। तो तुम्हारा मोल अंश कहाँ है, ये मोल अंश कहाँ है, मोल अंश जो ऊपर है, नहीं, जितना ये नहा चुका है, जितना अंदर गया है, ये कहाँ, द्रव में गैस का मोल अंश, द्रव में गैस का मोल अंश। अब कितना ये इसमें कितना घुल चुका है, ये तुम्हारा हो जाए इसका मल्टीप्लाई, और यहाँ तुम्हारा एक कांस्टेंट आता है केज, जो हमारा हेनरी स्थिरांक कहलाता है, हेनरी स्थिरांक। अब जो तुम्हारा KH होता है, KH ये हेनरी का स्थिरांक, जो अलग अलग गैसों के लिए क्या होगा, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। सेम टेम्परेचर पे तुम ले रहे हो, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हो जाएगा। सेम टेम्परेचर पे वही गैसें ली जा रही है, सेम टेम्परेचर पे वही गैस। मान लो यहाँ कोई और भी है, जो इसको तुम प्रेशर दे रहे हो और नहीं घुल रहा, बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो तब वो नहाएगा, ठीक। और कोई कम ही प्रेशर दे दिया, वो नहा लिया। अब इसको ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, तो KH का तुम्हारा उसी ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग मान होता है। अब देखो, अलग अलग ताप पे अलग अलग गैसों के लिए सेम ताप पे अलग अलग मान होता है। इसीलिए तुम्हारी जो N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गर्म करने पर जो होता है तुम्हारा KH का मान बढ़ जाता है। गर्म करने पर KH का मान बढ़ जाता है, तो KH का मान बढ़ जाएगा तो विलेयता घट जाएगी। इसीलिए जब विलेयता घट जाएगी तो जल में जो तुम्हारे जीव है वो सब रह नहीं पाएंगे। तो जो गर्म जल में होते हैं, गर्म जल में जो जीव होते हैं, गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे N2 और O2 की जो विलेयता है वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी, ठीक। तो ये तुम्हारा टॉपिक हेनरी का नियम खत्म हुआ।
अब आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.4 है, एनसीईआरटी का 2.4 उदाहरण, ठीक, जो हेनरी नियम पे बेस्ड है। हेनरी नियम पे बेस्ड है। उदाहरण नंबर 2.4 तब हमें निकालना है N2 के मिलीमोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में, जिसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया है 76.48 किलो बार, और इसका आंशिक दाब कितना दिया है? आंशिक दाब दिया है 0.987 बार, आंशिक दाब है, ठीक। तो हमारे हेनरी का नियम क्या था कि आंशिक दाब बराबर हेनरी स्थिरांक इनटू मोलस, मोलस कहाँ? इन दी लिक्विड, द्रव में क्या? गैस का मोलस। गैस का मोलस। अब देखो हमारे पास आंशिक दाब कितना दिया है? 0.987 बार। उसके बाद हेनरी स्थिरांक दिया है 76.48 किलो बार, और हमें निकालना है N2 हमारा। फिर N2 कितना मिला होगा हमारे किसमें? विलियम में, विलियम में। फिर अब हमारे मोल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? मोलों की मोलंस 0.987 बार बटे 76.48 किलो बार। अब किलो बार को हम बार में बदल लेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 1.29 गुणे 10⁻⁻5। मोल फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल फ्रिक्शन हमारा आ जाएगा। 1 लीटर जल में 1 लीटर हमारे जल का 1 लीटर में जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या 1 लीटर जल में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर 55.5 इतने मोल हो जाएंगे। तो हमारा नाइट्रोजन के कितने मोल दिए गए हैं? नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन का मोल अंश बराबर नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल ऑफ वाटर। अब ये तुम्हारा दिया है 1.9 10⁻⁻5। अब ये इसको तुम्हें निकालना है, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और बटे नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और प्लस जल के मोलों की संख्या 55.5 है, 55.5 है। अब इसके तुलना में ये बहुत कम है, इसके मोलों की संख्या बहुत कम है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे, लगभग मान लेंगे। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे जल की मोलों की संख्या बराबर होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के। अब इसके बाद हमारा नाइट्रोजन के मोलों की संख्या हमारी आ जाएगी 1.29 इंटू 10⁻⁻5 गुणे 55.5। ये हमारा आता है
नाइट्रोजन के मोलों की संख्या ये बराबर आ जाएगा 7.16 कितने मोल हो जाएंगे। हमें निकालना क्या है, मिलीमोलों की संख्या। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मिलीमोलों की संख्या, मिलीमोलों की संख्या तो क्या था, मिलीमोलों की संख्या मोलों की संख्या गुणे आयतन, मोलों की संख्या और गुणे आयतन। आयतन किसमें, लीटर में, इसमें लीटर में। तो मोलों की संख्या हमारी आई है 7.16 × 10⁻⁴ और लीटर में, मिलीलीटर में, सॉरी ये मिलीलीटर में होगा, मिलीलीटर में तुम्हारा आयतन हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो ये हमारा आएगा 7.16 × 10⁻⁴ अप्रॉक्सीमेट 0.716 मिलीमोल्स आएंगे, 0.716 मिलीमोल। ये हमारे मिलीमोलों की संख्या आ गई।